नमस्कार, मैं रचा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं के आहार में अजोला का प्रयोग और इसके लाभ। सरसों की फसल में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय। आज भी भारत में पशुओं को साल भर हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। दरअसल वर्ष के कम से कम 2/3 समय देश की सभी क्षेत्रों में हरे चारे की किल्लत रहती है। इसी के विपरीत कई पशुपालक दाना बाजार से खरीदकर पशुओं की आहार की आपूर्ति करते हैं, जो कि काफी महंगा होता है। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का समावेश कर दें तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए अजोला उत्पादन की विधि और पशुओं के आहार की उपयोगिता के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। पशुपालक भाई, यदि आप पशुपालन कर रहे हैं, आपके पास हरे चारे की समस्या हो रही है, तब एक अजोला कंसेप्ट होती है। अजोला हरा चारा के रूप में यूज की जाती है। इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। अजोला एक फर्न है जो कि थोड़े से पानी में ही उगाई जाती है। यदि कहीं पर पानी 1/2 फीट भी रहती है, जमा रहती है, वहाँ पर आप अजोला का उत्पादन कर सकते हैं और सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए कोई सीजन या कोई मौसम की आवश्यकता नहीं होती है कि रबी में होगी, खरीफ में होगी। ये सालों भर होती है। अजोला सस्ता, सुपाच्य, पौष्टिक और पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशुओं के दूध में वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। ये पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। साथ ही पशुओं को अजोला खिलाने से इनमें होने वाली पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे पशु स्वस्थ रहता है और अधिक दूध देता है। इसमें खूबी क्या है, ये पशुओं के लिए क्यों उपयोगी है? इसमें प्रोटीन की मात्रा की जब बात करते हैं तो सूखा भाग, यदि सूखा भाग की बात करते हैं तो सूखा भाग में लगभग 20 से 25% प्रोटीन होती है, जो कि आपके दाने की प्रोटीन से भी अधिक होती है। और ये दलहन वर्ग के जो हरे चारे पाए जाते हैं उससे भी अधिक प्रोटीन की मात्रा इसमें है। ये प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ इसमें मिनरल भी अधिक होती है और विटामिन ए, विटामिन B12 इसकी मात्रा भी अधिक होती है, जिसके कारण ये पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ाती है, पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करती है और एक दूसरे भोजन को भी सुपाच्य करती है। अब इसका उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं? इसके उत्पादन करने के लिए बहुत बड़े खेत की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उत्पादन के लिए आपको नेट शेड तो बनानी ही पड़ेगी, चूँकि इसके उत्पादन के लिए डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़े और ज़्यादा ठंड भी ना हो। तो इसके लिए क्या करें, या तो पेड़ की छाँव में या आप नेट शेड ग्रीन जो दिख रहा है आपको, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। वैसे आज के समय में अजोला की कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें उगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अजोला की उन्नत प्रजातियां अजोला पित्रेटा, कैरोलिएना, माइक्रोफिला में से किसी प्रजाति का चयन करके उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक पीट बनानी है, जो कि नीचे प्लास्टिक शीट देकर भी बना सकते हैं और उस पीट में लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर तक की हाइट पर पानी जमा रहनी चाहिए। इतना पानी यदि जमा रहती है, इसके बाद
क्या करना है, नीचे में 2 से 3 किलो कच्चा गोबर डाल दें या उपजाऊ खेत है उसकी मिट्टी लाकर नीचे डाल दें, उसको एक बार मिला दें, उसके बाद बैठने दें। बैठने के बाद क्या होगा कि अजोला का कल्चर कहीं से लेकर आएँ और उसमें डाल दें। हो सके तो 100 से 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट खाद भी डाल दें इसमें, जिससे कि ग्रोथ अधिक मिलेगी। और यदि 6 बाई 4 फीट का यदि आप एक पीट बनाते हैं तो आप 1 किलो अजोला प्रत्येक दिन उत्पादन कर सकते हैं, जो कि अपने पशुओं को खिलाई जा सकती है। और जितनी क्षमता आपके पास पशु की है उसके अनुसार ऐसा पीट आप बना सकते हैं, जिससे कि सालों भर कुछ न कुछ हरा चारा आपके पशु को मिलते रहे। किसान आसानी से अजोला उगाकर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छा होगा और व्यवसाय में भी मुनाफा अधिक मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व और पशुओं को खिलाने की मात्रा के बारे में। तो कम से कम जितना दाना दे रहे हैं 1:1 का रेशियो में, 1:1 के रेशियो में उसको खिला सकते हैं। 4 किलो दाना दे रहे हैं तो 4 किलो आप अजोला भी उसको मिक्स करके खिला सकते हैं। ऐसे 1 से 2 किलो भी यदि मिल जा रही है गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, लेकिन खिलाने के पहले ध्यान देनी है कि इसमें आप गोबर डालें या मिट्टी डाल रहे हैं तो हो सकता है गोबर का गंध इसमें रहे। तो पीठ से निकालने के बाद इसको क्या करना, सबसे पहले पानी से 2-3 बार धुलाई कर देना है, जिसके कारण उसका दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पशु को इसको खाने के लिए देना है। और पशु के साथ साथ मतलब दुधारू पशु के साथ साथ इसे मुर्गी को भी खिलाई जा सकती है, बकरी को भी खिलाई जा सकती है। और जहाँ तक संभव हो तो इसको भूसा के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा भूसा भी सुपाच्य हो जाएगी। क्योंकि इसकी खुद की पाचन क्षमता बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा सुपाच्य है, तो दूसरे को भी पैलेटेबल ही बना देगी और सुपाच्य भी बना देगी। इसको खिलाने से जो देखा गया है लगभग 20 से 25% तक दूध में बढ़ोतरी होती है। और इसके साथ साथ दूध की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है और गुणवत्ता के साथ साथ पशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, जिसके कारण बीमारी से ही बचाती है। इसलिए कोई भी पशुपालक है तो अजोला का उत्पादन जरूर करें, जिससे कि हमको सालों भर हरा चारा पशु को दे सके और हमारे पशु स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। समय से बोई गई रबी की मुख्य तिलहनी फसलें राई, सरसों और तोरिया बढ़वार की अवस्था में है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इस फसलों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है, जो कि फसल की उपज में कमी लाते हैं। ऐसे में सही समय पर रोगों की पहचान कर इनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज जो हमारा ये विषय है इसमें हम सरसों की फसल के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से जो प्रमुख रोग हैं और किस तरीके से उनका प्रबंधन करना है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस फसल में कई ऐसे जो कारक हैं जो इसके उत्पादन को प्रभावित करते हैं, जिसमें से प्रमुख एक कारक है हमारा रोग। तो यदि हम बात करें सफ़ेद रतुआ रोग की, तो किसान भाइयों ये जो रोग है इसकी शुरुआत पौधे की निचली पत्तियों के क्रम से शुरू होती है। अर्थात आपको जो लक्षण है पौधे की निचली पत्तियों में सबसे पहले देखने को मिलेंगे और वहाँ पे ये जो लक्षण हैं आपको सफ़ेद या हल्के हल्के गोल
फफोलों के रूप में दिखाई देने मिलेंगे और धीरे धीरे ये जो फफोले हैं बढ़ जाते हैं, इनका आकार बड़ा हो जाता है और जब आकार बड़ा हो जाता है तो पूरी पत्तियों में फैल जाते हैं। यदि हम इस रोग को पुष्पन की अवस्था में देखें, अर्थात जब फूल आने लगता है, तब ये ऊपरी का सिरा जो होता है जहाँ पर हमारा फल बनता है वो पूरा विकृत हो जाता है, जिसके कारण हमारी फलियाँ और उसमें जो है दाने बनना बंद हो जाते हैं। ये तो हमारा हुआ सफ़ेद रतुआ रोग। इसी के बाद दूसरा जो हमारा रोग है, जो प्रमुख रोग है, उसको हम पाउडरी मिल्ड्यू या मृदु आशिलता बोलते हैं। इस रोग की जो प्रमुख पहचान है, इसमें हम देखते हैं यह रोग पत्ती के ऊपरी सिरों में हमको पहले दिखाई देता है और शुरुआती अवस्था में पौधे की पत्तियां जो होती हैं उस पे छोटे छोटे पीले या सफ़ेद रंग के जो है हमको आकार में धब्बे दिखाई देते हैं और कुछ समय के बाद पौधे की निचली पत्ती की सतह पे सफ़ेद कलर का, जिसको रुई के समान की जो ग्रोथ है, हमको देखने मिलती है। वास्तविकता में वह जो भी रोगजनक कारक है उसके जो है वो अंडे कह सकते हैं या उसके जो है कोनिडिया हम जो वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं वो होते हैं, जो बाद में फिर से पौधों के मध्य में जो इस बीमारी को फैलाने का कार्य करते हैं। तना सड़न रोग। सरसों की फसल पर लगने वाला यह रोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह भूमि व बीज जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले लंबे धब्बों के रूप में तने पर दिखाई देने लगते हैं, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देने लगती है। उग्र अवस्था में इसका तना फट जाता है व पौधा मुरझाकर सूख जाता है। इसके संक्रमित भाग पर काले रंग के गोल कवक के स्क्लेरोसिया दिखाई पड़ते हैं। अधिक नमी की दशा में रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। हम अगर जो चौथा जो रोगजनक कारक है या रोग जो है उसकी यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पत्ती धब्बा रोग, किसानों को बहुत समस्या होती है कि पत्ती में जो है बहुत प्रकार के धब्बे देखने को मिलते हैं। तो ये जो पत्ती धब्बा रोग है ये एक अल्टरनेरिया करके एक कवक है, उसके कारण होता है और इसमें जब आप पत्तियों में देखेंगे तो सामान्य रूप से आपको पत्तियों में रिंग के समान छल्ले नुमा जो है धब्बे देखने के लिए मिलेंगे और ये इसका प्रमुख पहचान है कि पत्ती जो धब्बा है वो अल्टरनेरिया के कारण है कि किसी और कारण। यदि आपके धब्बे छल्ले नुमा हैं तो उस समय आपका जो पत्ती धब्बा रोग है वो अल्टरनेरिया कवक के कारण है। इन रोग की रोकथाम के लिए बुआई के पहले बीजोपचार कर ले। बुआई हमेशा कतारों में करें। हमेशा रोगरोधी और प्रमाणित किस्मों के बीजों की बोनी करें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा उपचारित करें। इसके अलावा खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेन्कोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई भी आपके प्रक्षेत्र में बीमारी या रोगग्रस्त पौधे दिखें, उनको आप निकाल के अपने पौधे अपने प्रक्षेत्र से दूर में ले जाके उनको नष्ट करें। और जब हम फसल लगाते हैं तो हम हर बार किसानों से यही अनुरोध करते हैं कि वो अपनी फसलों को बीजोपचार की प्रक्रिया से करने के बाद ही अपने प्रक्षेत्र में लगाएं। बीजोपचार की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है। इसमें आपको प्रति किलोग्राम आपके बीज के हिसाब से कवकनाशी का इस्तेमाल करना है और कवकनाशी सामान्य रूप से कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मान के चलें कि यदि हमारे फसल में पत्ती धब्बा का रोग है तो इसके निदान के लिए आपको जो सबसे अच्छी दवा है वो मार्केट में जो रीडोमिल गोल्ड के नाम से आती है। इसमें जो है दवा में मेटालेक्साइल 4% और मेन्कोजेब जो है 64% का कॉम्बिनेशन है। इस दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर दर की पानी में अगर घोल के आप इस्तेमाल करेंगे तो इस रोग से आपको निदान मिलने में बहुत सहायता होगी। इसी प्रकार जो दूसरा हमारा रोग है मृदु आशिलता रोग है, इसके निदान के लिए हम मार्केट में क्लोरोथायोनिल या कवच के नाम से जो दवा आती है उसका भी 2 ग्राम प्रति किलो दर से अगर इस्तेमाल प्रति लीटर पानी में मिला के अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी जो है हमको सुरक्षा मिलती है इस रोग से। तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है रोग निदान की, हमारे पौधों को सुरक्षा के साथ साथ हमारे फसल उत्पादन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पिछले कुछ दशकों में मुर्गी पालन व्यवसायिक क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता और मांग में काफी बड़ा अंतर है। ऐसे में कुक्कुट पालन बिजनेस प्रदेश के युवाओं और किसानों के लिए अच्छी आमदनी कमाने का जरिया बन सकता है। इसके लिए किसान कम जगह और कम लागत में बैकयार्ड पक्षियों का पालन कर सकते हैं। तो चलिए बैकयार्ड पक्षियों के पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं जिला मधुबनी के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष कुमार से। लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में अगर मांसाहार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बकरी और जो है कि ब्रॉयलर की मीट पे लोगों का झुकाव रहता है, लेकिन बदलाव के लिए वो भिन्न भिन्न बर्ड्स का मीट भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। गत 30 से 35 वर्षों में बड़े शहरों में अंडा और कुक्कुट की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी कारण ये व्यवसाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको किसान 25 से 50 पक्षी रखकर बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, पहले बैकयार्ड पोल्ट्री में हम लोग पुराने देसी मुर्गी की बात करते हैं जिसका ब्रीड असील और ग्रामप्रिया, वनराजा इत्यादि। उसके बाद जो है कि देसी मुर्गी के अलावा अन्य पक्षी जिसका हम लोग जो है कि पालन कर रहे हैं, जो कि मेनली बैकयार्ड फार्मिंग के रूप में ही अभी अपने देश में किया जा रहा है। उसमें बटेर, टर्की और गिन्नी फाउल प्रमुख है। बटेर जहाँ तक जो है कि काफ़ी छोटा वजन होता है, 300 ग्राम का होता है और बहुत कम दिनों में 20 से 25 दिनों में इसको पाल कर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा फार्म हाउस की आवश्यकता होती है और एक हम छोटा सा घर बना के ही इसको पाल सकते हैं, चूँकि इसको अन्य जीवों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम लोग जिस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं उस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं और जो सारा कुछ हम लोग ब्रॉयलर पालने में ध्यान देते हैं वो यहाँ भी करते हैं। बटेर का अंडा कंपेरेटिवली छोटा होता है तो अंडा ज़्यादातर उपयोग में नहीं लाया जाता है, ज़्यादातर इसको हम लोग मीट उत्पादन के लिए ही पालते हैं। उसके बाद गिन्नी फॉल की बात करते हैं तो गिन्नी फॉल एक तरह से कहिए कि चाइनी मुर्गी या चीनी मुर्गी हम लोग कहते हैं और ये विदेशी मुर्गी की तरह लगता है। वजन में ये आम मुर्गियों से बड़ा होता है और इसके लिए भी हम लोग एक तरह से बैकयार्ड पोल्ट्री के में ही इसको पालते हैं अपने घर के पीछे। गिनी फाउल पालन अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। 12 हफ्तों में इसका वजन 10 से 1200 ग्राम तक हो जाता है। इस दौरान ये 110 से 200 अंडे तक देती है और लगभग 4 से 5 माह के बाद ये पक्षी बेचने योग्य तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा ये वाइल्ड है, मतलब ये कहिए कि हम लोगों से उतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि मुर्गी प्रजाति हम लोगों से फ्रेंडली है। तो इसके लिए भी हम लोग खाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ये घूम फिर के चर के पिछवाड़े में जो भी घर में जो भी हम लोग के घर का जो वेस्ट पदार्थ है वो खा के ये तैयार होता है। और इसका जो है कि इसको अंडा, अगर हम लोग इसको अंडा लेना चाहें तो इसके लिए इसका काफ़ी उम्र बढ़ेगा तभी ये अंडा देगा। उसी क्रम में एक टर्की एक पक्षी है जिसका जो है कि एडल्ट वेट काफ़ी बड़ा होता है। वो उससे जो है कि हम लोग 7.5 किलो से 9.5 किलो तक का मीट प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए उसको हम लोगों को कम से कम 12 से 14 वीक तक उसको ग्रो कराना पड़ता है। टर्की भी एक वाइल्ड है और विदेशी पक्षी है जिसको हम लोग अब घर के पिछवाड़े में या एक घेरा बना के, बाड़ी बना के उसको हम पाल सकते हैं। टर्की पक्षी में बोर्ड कगेस्टेट हवाइट भारत में पाली जाने वाली प्रमुख टर्की है। यह भारतीय जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है। यह 7 से 8 माह में 10 से 12 किलोग्राम शरीर भार प्राप्त कर लेता है। इसके विषणन की आयु क्रमशः नर एवं मादा में 80 से 23 सप्ताह एवं 18 से 20 सप्ताह उपयुक्त है। 20 से 24 सप्ताह की आयु में उनका शरीर का वजन 8 से 9 किलोग्राम हो जाता है। कोई भी बीमारी आवे नहीं आवे इसके लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो भी रोग पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु पीछे बहुत दिन से मुर्गी वहाँ रह रही है तो उससे जो है कि हो जाती है, उसके मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो उसका जो है कि संख्या घट जाए और मुर्गी जो है कि एक स्वस्थ जीवन जी सके।
आमतौर पर घर के पिछवाड़े यानी कि बैकयार्ड में पाले जाने वाले पक्षी जैसे देशी मुर्गी, बटेर, टर्की और गिनी फाउल अधिकांश आहार का भाग चराई से प्राप्त कर लेती है। ये चराई में केचुए, छोटे कीड़े, घोंगे, दीमक, घास फूस और रसोई अवशिष्ट के पदार्थ खाती है, जिससे इसके आहार में 50% तक की बचत होती है। इसके अलावा इनके आहार में हरा चारा शामिल किया जाता है। शेष बचे आहार की पूर्ति के लिए पूरक आहार में दाना और खनिज मिश्रण दे सकते हैं। किसान थोड़ी सी जगह में इनका आवास बांस और पुआल आदि बना सकते हैं। शिकारी पक्षियों और अन्य जीवों से बचाने के लिए सुरक्षा घेरा भी तैयार कर सकते हैं। इसमें भी बीमारी से बचने के लिए किसी तरह का टीका नहीं है। स्पेशली जो मुर्गी में टीका है वही यहाँ भी हम लोग देते हैं और उसी तरह से डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके किसी भी संभावित बीमारी से बचाते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गोला, जिला रामगढ़ से यशवंत कुमार ने। आपने काली हल्दी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है। तो यशवंत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। काली हल्दी के विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि सामान्य हल्दी जो पीली हल्दी है उसे तो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये काली हल्दी औषधीय पौधे के रूप में बहुत ही प्रचलित है और इसका रंग भी पीली हल्दी से काफ़ी अलग होता है। इसे काटने पर इसका रंग ब्लू होता है और इसका उपयोग औषधीय के रूप में ही किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं एक और है कि इसके पत्ते के बीच में काले रंग के धारी होते हैं, जिससे आसानी से पहचाना जा सकता है। और चूंकि किसी भी खेत में जैसे ही हम लोग सिंचाई करते हैं तो खरपतवार की समस्याएं हमेशा आती रहती है। इस कारण हम लोग काली हल्दी को लगाते समय अगर हम लोग पुआल से अगर उसको ढक दें तो उसमें खरपतवार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और नमी को भी बरकरार रख सकते हैं। अगर वहाँ जल जमाव की समस्या है भी तो हमें जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है और हम लोग इसमें 1 महीने के आसपास हम लोग इसमें मिट्टी को चढ़ाते हैं ताकि कंद ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके और उसे वो अवसर मिले कि उसमें जो रासायनिक खाद या उर्वरक की जितने भी मात्रा हमने दी है उसका उपयोग वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अगर हम लोग रासायनिक खाद की बात करते हैं तो हम यूरिया के 100 kg या 60 kg की मात्रा हम लोग पर हेक्टेयर में रखते हैं और 40 से 50 kg मात्रा हम लोग फास्फोरस और पोटासियम की रखते हैं। लेकिन यूरिया का आधी मात्रा हम लोग शुरुआत में देते हैं और बाकी फास्फोरस और पोटासियम की पूरी मात्रा हम लोग शुरुआत में खेती तैयार करने के पहले दे सकते हैं। हल्दी का प्रकंद विगलन रोग, यह रोग पीथियम नामक फफूंद से होता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों के निचली सतह पर दिखाई देते हैं। पत्तियों का किनारा मुरझाया हुआ दिखाई देता है और पत्तियां मुरझाने भी लगती हैं। रोग से ग्रसित पौधे के तने पर गहरे भूरे रंग के जल सित विछत या धब्बे दिखाई देते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं। संक्रमण जड़ से राइजोम तक फैलता है, जिससे आंतरिक ऊतक विघटित हो जाते हैं और बाहरी त्वचा गलने लगती है। प्रकंदों का चमकीला नारंगी रंग भूरा हो जाता है और सड़े हुए प्रकंद से दुर्गंध आने लगती है। इसी प्रकार पर्णचित्ती रोग का प्रकोप होने पर पत्तियों पर बहुत सारी छोटी छोटी कत्थई रंग की चित्तियां बन जाती हैं। रोग ग्रसित पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है और सूख जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भंडारण से पहले लगभग आधे घंटे के लिए मैनकोजेब 0.3% के साथ बीज प्रकंद का उपचार करें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो तुरंत मैनकोजेब 2 ग्राम और कार्बनडाइजिम 1 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पौधों और उसके आसपास क्षेत्रों में ड्रेचिंग करें।
हल्दी पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस प्रकार के रोग फसल में आए ही इसके लिए प्रकंदों को उपचारित करके ही बोए। फसल के साथ मक्का या मिर्च की अंतर्वर्तीय खेती करें। 3 वर्षीय सही फसल चक्र को अपनाएं। खेत में अधिक जल जमाव नहीं होने दें। जिन क्षेत्रों में वर्षा का पानी अधिक समय तक जमा होता हो वहां पर उठी हुई क्यारियों में हल्दी की बुआई करें। एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल कर हम लोग एक ही भूमि पर दुगनी से तिगनी आमदनी कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।